जी शुरू करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हम 100 सवाल करेंगे। पहला सवाल है, हम प्लानिंग प्रोसेस जब भी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी भी हवाले पे, किसी भी लेवल पे प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है प्लानिंग के दौरान, वो कौन-सी है? यानी किस चीज़ के ऊपर प्लानिंग के दौरान हम सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव सेट करना सबसे ज़रूरी है? क्या इवैल्यूएशन जो हमने करनी है उसको देखना ज़रूरी है? स्ट्रेंथ वीकनेस को देखना ज़रूरी है या नन कुछ भी नहीं? ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत दफ़ा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जब भी प्लानिंग करेंगे, तो उस वक़्त हमारे पास ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना, वाज़ेह होना, सामने होना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर वेरिफिकेशन, वंस द एसएआर इज़ कंप्लीट, इट इज़ फॉरवर्डेड टू। पहली बात तो ये बताएं कि एसएआर क्या स्टैंड करता है, एसएआर से क्या मुराद है? जी, आप अपने माइक भी ऑन कर सकते हैं। तो ये बताइए कि सेल्फ सॉरी एसएआर से क्या मुराद है? कभी नाम सुना है आप लोगों ने एससीआर का? एससीआर कहते हैं सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। ये बनाई जाती है जो कॉलेज लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, यानी बीएस उर्दू है, बीएस इंग्लिश है, इस्लामियात एजुकेशन जो भी है, हर डिपार्टमेंट की एक एससीआर बनती है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। उसकी क्वालिटी, और ये किसको जाके सबमिट किसको करवानी होती है? ये करवानी होती है क्यू ईसी डिपार्टमेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है क्यू ईसी, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल। जवाब इसका ये नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, एट द एंड सबमिट होती है। हम वेरिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ ये आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ थोड़ा। क्यू ईसी क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ये डिपार्टमेंट होता है जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स, तमाम कोर्सेज की जो है वो देखता है कि उनकी क्वालिटी कैसे। जैसे आप लोगों ने जब बीएस किया होगा तो आपने देखा होगा कि सेमेस्टर के एंड पे वो कभी कभार आपके पास पेजेस लेके आ जाते हैं जी कि अपने उस्तादों के मुतालिक फीडबैक दें, उस्ताद टाइम पे आता है कि नहीं आता, सिलेबस कवर करवाया कि नहीं कराया, पढ़ाना आता है कि नहीं आता, असेसमेंट ठीक की है कि नहीं, नंबर फेयर दिए हैं कि नहीं दिए। इस तरह के ना यूनिवर्सिटियों के अंदर होते थे, जिस दौर में हमने किया तब भी था। मेरा ख्याल है कि अब भी शायद यूनिवर्सिटियों के अंदर जहां से आप पढ़ के आए होंगे, तो वहां पे इस तरह सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके आपसे कुछ ना कुछ रिपोर्ट ली गई होगी। अब वो एससीआर जो होती है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, उसको ना मैं अपने कॉलेज का सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का फोकल पर्सन हूँ, यानी अपने कॉलेज की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो मैं ही बनाता हूँ। अब वो बनाने के बाद मेरे ऊपर दो कमेटियां बनी हुई हैं, एक होता है असेसमेंट टीम और एक होती है प्रोग्राम टीम। ठीक है? और वो एससीआर मेरे बनाने के बाद वो असेसमेंट टीम के पास जाती है। ठीक है? फिर प्रोग्राम टीम के पास जाती है। फिर वो हम फर्दर जो है वो यूनिवर्सिटी को सेंड कर देते हैं, क्या वो इसी डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे असेसमेंट टीम आएगा। ठीक है जी? बस इतना आप याद रख लें। ये एक हाई लेवल का सवाल है और शायद कॉलेज लेवल पे कहीं पूछा जाए, आप लोगों से शायद ना पूछा जाए, लेकिन बहरहाल आपके जहन में होना चाहिए कि एक एससीआर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट की बनाई जाती होती है उसकी क्वालिटी देखने के लिए, और क्वालिटी एनहांसमेंट सेल हर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, उसको जमा करवानी होती है। और वो उसके दरमियान में जो है ना वो ऊपर से दो कमेटियां होती हैं क्या वो एससीआर के बाद, जो असेसमेंट टीम और प्रोग्राम टीम, और वो उसको देखने के बाद फिर यूनिवर्सिटी को जाके सबमिट होते हैं, नहीं क्यों इसी को जाके सबमिट होती है, और क्यों इसी फिर एचईसी को सबमिट करवाता है। हाउ इज एआई यूटिलाइज्ड इन द रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड में एआई कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है? सॉलिडली फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज, यानी एआई का इस्तेमाल सारा इंटरटेनमेंट के अंदर है। ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लिमिटेड टू एकेडमिक सेटिंग, इसका सिर्फ फायदा एकेडमिक में होता है। या अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशन जो है जहाँ पे यानी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है, बहुत सी जगह पे इसका फायदा उठाया जा रहा है। तो डी ऑप्शन ठीक है। न सिर्फ इंटरटेनमेंट, न सिर्फ साइंस एकेडमिक, बल्कि हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर, हर कहीं, हर जगह के ऊपर जो है वो हर फील्ड के अंदर जो
ये है ये इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये जो हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, बर्ड, परप्लेक्सिटी, गूगल क्लाउड, मेटा एआई, ये सारी चीजें जो है ना, ये एआई हैं, ठीक है। यानी जहां पे हमें एक ह्यूमन लाइक आंसर मिल रहा होता है, तो ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन द इंस्टीट्यूशन मे इंक्लूड ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग। जो एजुकेशन का रिकॉर्ड स्कूल के अंदर मैनेज किया जाता है, इसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज जो है ना वो बहुत जरूरी है। मैं इससे मुतमईन नहीं हूं आपके जवाब से, तो बहरहाल सोचें। यानी तमाम ये चारों चीजें एजुकेशनल रिकॉर्ड में हैं, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ना होना तो काम नहीं चलता। उस्ताद को भूल ही गए हैं। देखिए, पहली बात कहता हूँ, लॉग बुक। लॉग बुक में हमारे ऑफिसर्स आते हैं, वो अपना वहां पे बात लिखते हैं, जो भी उनके कमेंट्स होते हैं। लॉग बुक नहीं भी होगी तो कहीं और लिख देंगे। लॉग बुक नहीं भी होगी तो कहीं और लिख देंगे। कोई ऐसी कयामत तो नहीं आ जानी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, अगर लॉग बुक अवेलेबल नहीं है, मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा तो है, होनी चाहिए, नहीं है तो क्या हो जाएगी। अफसर पिछली लॉग बुक की, वहां पे मेरे पास जस्टिफिकेशन के लिए नहीं आया खड़ा मैसेज कि ये आपकी लॉग बुक गलत क्यों लिखी गई है। वो तो एक रूटीन स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, अगर बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर ना हो तो हम पेज के ऊपर हाजिरी लगवा लेते हैं, बाद में कर लेंगे यार। मतलब एक टीचर टाइम टेबल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस्ताद का टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। यानी पढ़ाना, उस प्रोसेस जो है तालीम का, इसको कंटिन्यू करना है उस्ताद ने। अगर उस्ताद का टाइम टेबल नहीं होगा, अगर टीचर का टाइम टेबल नहीं होगा, किस उस्ताद ने कब पढ़ाना है, वो ज्यादा मसाइल क्रिएट करेगी। तो जो मेरे नजदीक हमारी डिस्कशन हुई किसी के साथ, तो वहां पे टीचर्स का टाइम टेबल वो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों से। अच्छा जी। असेसमेंट दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग टीचिंग इज, वो असेसमेंट जो लर्निंग प्रोग्रेस को पढ़ाने के दौरान मेजर करती है, वो कौन सी असेसमेंट होती है। जी, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। सारे जाग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। इफ एन एम्प्लॉय एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी, अगर एक मुलाजिम अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है, ही इज गिल्टी ऑफ, वो गिल्टी होगा यानी गुनहगार होगा, कौन सा एक्ट लगेगा। पीड एक्ट के अंदर हमने कहा था ना, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट। अब ये देखें, उसके अंदर हमने तीन चीजों की बात की थी, एफिशिएंसी की बात भी की थी हमने, जो है मिसकंडक्ट की बात भी की थी, करप्शन की बात भी की थी। अगर एक उस्ताद क्लास से अब्सेंट होता है, उसके ऊपर पीडा एक्ट की जो शिक लगेगी, वो इनएफिशिएंसी वाली लगेगी, मिसकंडक्ट वाली लगेगी, या करप्शन वाली लगेगी। ये मैंने प्रॉपर जो आपको पीडा एक्ट के नोट्स दिए थे ना, उसके अंदर ये प्रॉपर ये वन लाइन मेंशन थी कि अगर एक टीचर क्लास से अब्सेंट होगा तो कौन सा एक्ट उसके ऊपर लगेगा, इनएफिशिएंसी, करप्शन के चार्जेस लगेंगे, या मिसकंडक्ट लगेगा। आप लोगों ने दोबारा गौर से पढ़ना है। खैर, ये पीडेक्ट फेडरल के लिए नहीं है, लेकिन पंजाब के लिए जब भी आप एग्जाम देंगे, या वैसे आपको जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है उन्हें इसका पता होना चाहिए, मिसकंडक्ट है। हमायूं साहब, आप ठीक बता रहे हैं, क्योंकि आप इन चीजों से आपका वास्ता पड़ता होना है। तो मिसकंडक्ट जो है ये होता है, ठीक है, दफा मिसकंडक्ट वाली लगती है समझ। The number of vacancies is calculated in meeting of the administrative secretary and कॉलेज लेवल के ऊपर जो सीटें खाली होती हैं हमारी, उन सीटों को फिल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन आपस में डिस्कस करते हैं। सेक्रेटरी डिस्कस करता है, यानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, एचईडी यानी सेक्रेटरी एचईडी। और दूसरा कौन होगा, किसके साथ डिस्कशन होगी, चीफ सेक्रेटरी के साथ होगी, सेक्रेटरी रेगुलेशन के साथ होगी,
डीपीआई कॉलेजेस के साथ होगी या अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के साथ होगी? जी आप ठीक बता रहे हैं, डीपीआई कॉलेजेस से होगी। ठीक है, यानी सेक्रेटरी, देखिए एक डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ओहदा सेक्रेटरी का होता है, और सेक्रेटरी और जो एक डिवीजन का सबसे बड़ा ओहदा या कॉलेज लेवल के तो एक ही डीपीआई होता है जो इनके कॉलेज के मामलात को थोड़ा डीपली देख रहा होता है। तो डीपीआई कॉलेजेस मिलके जो है वो करते हैं कि कितनी सीटें जो है वो हमारे विंग में खाली हैं, और उनके ऊपर जो है वो आगे जाते हैं। एन ऑफिसर विल बी superseded for promotion to a higher grade if he has been given 3 minor penalties during the last। बात कर रहा है कि एन ऑफिसर विल बी सुपरसीडेड, एक ऑफिसर जो है ना उसकी प्रमोशन होने वाली है, और उसकी प्रमोशन को हायर ग्रेड पे प्रमोशन होनी है, और उसकी प्रमोशन को छोड़ दिया गया है अगर वो 3 दफा उसकी माइनर पेनल्टीज, कितने सालों में उसको 3 दफा माइनर पेनल्टीज मिल जाए। नहीं, माइनर पेनल्टी कहते हैं छोटी सजाएं, अगर माइनर, अगर उसको कितने सालों के अंदर 3 दफा माइनर पेनल्टी मिल जाए तो उसको जो है ना वो इग्नोर कर दिया जाता है, उसको प्रमोशन नहीं दी जाती। जी शाबाश, ये 5 साल है। ठीक है, अगर आखिरी 5 सालों में, नहीं आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और 5 सालों में आपके ऊपर पीडा एक्ट के तहत 3 छोटी सजाएं दी गई हैं, तीन 3 दफा आपका शोकाज आया और आपको जो है ना वो माइनर पेनल्टी यानी सन शोर हो गया, एक इंक्रीमेंट बंद हो जाना हो गया, यानी छोटी मोटी आपको सजाएं दी गई हैं, कुछ जुर्माना आपको कर दिया गया। अब अगर आपकी 5 सालों के अंदर 3 दफा अगर आप पेनल्टी होगी तो आपकी जो प्रमोशन आएगी तो प्रमोशन आगे चली जाएगी, आपको प्रमोशन नहीं जाएगी। ठीक हो गया। डैश इज एडमिसिबल ऑन ट्रांसफर इफ अ सिविल सर्वेंट इज possessing a family। इस बात को थोड़ा समझना है आपने, ये भी थोड़ा टीएडीए के हवाले से है। जब आपका ट्रांसफर होता है ना, यकदम आपका ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर के बाद आपको एक जिला दरबदर कर दिया जाता है, दरबदर कह रहा हूँ, जिला बदर कर, दूसरे जिले में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। इस सूरत के अंदर आपका टीएडीए बनता है। वो टीएडीए आपको एक किराया मिलेगा, एक 2 किराए मिलेंगे, 1 महीने की पे मिलेगी, 2 महीने की पे मिलेगी, या हाफ मंथ की पे मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ये हमारे टीचिंग साइड में नहीं होता, बाकी इदारों के अंदर, पुलिस में, बाकी की जो भी इदारे हैं ना जहाँ पे ये होती हैं कि ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमारे टीचिंग साइड पे ट्रांसफर खुद होते कोई नहीं है, हम खुद करवाते हैं। तो जिन इदारों में ट्रांसफर ना यकदम पता चला जी रात को और सुबह पता चला जी कि वो मंडी बहुत दिन तबादला हुआ पड़ा है, तो ऐसी सूरत के अंदर उनको कितने किराए मिलते हैं जी? उनको 2 किराए मिलते हैं। ठीक है, डबल किराया मिलता है, आने का जाने का, इन 2 किराए उनको मिलते हैं। जब उनको प्रॉपर टीएडी अच्छा खासा मिलता है, जब वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट बगैर जो है ना उनकी अपनी सिफारिश के उधर उनका तबादला जो है ना वो खुद गवर्नमेंट करती है, इदारा करता है, तो फिर वो उसको टीएडीए दिया जाता है, अच्छा खासा टीएडीए दिया जाता है। to to evaluate and monitor the operating system of the policies, decision making authorities and functionalities, strategies, process feedback, control mechanism is called। किसी भी आप जो है उसको अवलेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं किसी सिस्टम को, पॉलिसी को फैसला ले रहे हैं, अथॉरिटीज, फंक्शनैलिटी, जो जो काम वहाँ स्ट्रेटजीज प्रोसेस हो रहे हैं, फीडबैक, कंट्रोल मैकेनिज्म, ये क्या कर रहे होंगे? ये कौन? एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। ठीक आप कह रहे हैं कि एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट के अंदर हम सारी चीजों को बड़ा डीपली तौर पे जो है वो देख रहे होंगे, और उसके मुतालिक जो है अपनी अपने जो भी रिपोर्ट है सारा कुछ करेंगे। द लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके, एक्स्ट्रा टाइम टू असाइनमेंट, असाइनमेंट के ऊपर ज्यादा टाइम देकर, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, हर इंडिविजुअल को जो है वो तवज्जो देके, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, यानी जब अगर आप जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें, आप उसको जो है ना इंस्ट्रक्शन भी इंडिविजुअल दें और असाइनमेंट का टाइम भी, ये सारी चीजें बेहतर हैं। इस सूरत के अंदर जो डिसेबल पर्सन है वो भी बाकियों के मुकाबले में इन कुछ करने के काबिल हो जाएगा। and employees may be placed under suspension for an initial period of dash days। यानी कम से कम जो मुलाजिम सस्पेंड होते हैं ना, तो कम से कम कह रहा हूँ, सॉरी, कि कितने पीरियड तक कम उनको सस्पेंड रखा जा सकता है, उससे ज्यादा सस्पेंड नहीं रखा जा सकता पहली इंक्वायरी में।
पहली इंक्वायरी में, यानी जब तक रिपोर्ट ये होता है ना हमारे पास कि, मैं आपको यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब किसी बंदे को सस्पेंड किया जाता है, उनको 7 डेज के अंदर कमेटी बनाना लाजमी होता है। ठीक है, यानी उस बंदे की, यानी अथॉरिटी ने सस्पेंड कर दिया है कि आपके ऊपर ये इलिगेशन लगाए गए हैं, इस वजह से हम आपको आपकी कुर्सी से हटाते हैं अनटिल की इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए और आप या वाकई सजा गिल्टी पाए जाएं या आप जो है वो बेकसूर पाए जाएं, तो तब तक आपके लिए जरूरी है कि आप इस सीट के ऊपर बैठने के हकदार नहीं। अब उसको सस्पेंड कर दिया ऑफिशियल आला अथॉरिटी ने, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने। उसके बाद उसको 7 डेज तक, 7 दिनों तक उसके लिए कमेटी बनाना जरूरी है। कमेटी बनाने के लिए, बनाने के अंदर उस शख्स से हाई रैंक के बंदे होने चाहिए, यानी जो स्केल में, तनख्वाह में, ओहदे में उससे बड़े ऊपर वाले ओहदे पे। फिर वो कमेटी जो बनेगी, वो 60 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की पाबंद होगी, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ, कि क्या वो चार्जेस इसके ऊपर साबित हुए हैं कि नहीं हुए, कोई अपनी रिपोर्ट देंगे। 90 दिन के अंदर उससे आला जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है, जिसने फैसला करना, जिसको रिपोर्ट मिली है, उसका 90 दिन के अंदर फैसला करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डेज से ज्यादा सस्पेंड नहीं रखा जा सकता, या उसको लटका दें पकड़ के, या उसको छोड़ दें। विच वन इज डिप्लॉयड इन शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे ना एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो जरा बता देता हूँ क्योंकि आपको इसका नहीं पता होना, मुझे भी नहीं पता था। ये एक ओडो एक सॉफ्टवेयर है, और ये स्कूल साइड पे, ये मुख्तलिफ इदारों के अंदर यूज होता है। और इसके अंदर ना मुख्तलिफ चीज़ों को, टाइम टेबल को, एफिशिएंसी, मॉनिटरिंग, हर चीज़ को इकट्ठा करके ना, ये थोड़ा हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। तो ये ओडो एक सॉफ्टवेयर है, तो कॉलेज लेवल पे, मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये है कॉलेज लेवल का एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने इसके मुतालिक जो डिटेल थी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, इसको आप जो है वो जरा रीड कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारा एक सारा इसमें कोर्स मैनेज करना, लर्निंग टूल्स कौन कौन से, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये ओडो के मुतालिक जो है ना वो डिटेल दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट SAR फॉर QEC इज प्रिपेयर्ड बाय, इसको प्रिपेयर कौन करता है इसको? ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट मैंने कहा ना अभी कि QEC एट द एंड जमा किसको होनी होती है, QEC को होती है। ये इसको बनाता कौन है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को? एक तो फोकल पर्सन होता है, फिर हर प्रोग्राम बनाता है, कौन बनाता है इसको? अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता, अब यानी प्रोग्राम वो होते हैं, जैसे पर डिपार्टमेंट होता है ना, तो वैसे हर प्रोग्राम बना, हर प्रोग्राम की बन रही होती है, और उस प्रोग्राम के जो होल्डर्स होते हैं वो बना रहे होते हैं। तो ये क्यों इसी SCR सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, ये इसे ज़हन में रख लें, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है याद करना ये वाला। अप्रेजल, अप्रेजल होता है चेक करने से मुराद है, जजमेंट से हवाले से आता है। अप्रेजल ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एम्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ, किस चीज की? टीचर क्वालिफिकेशन, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर कैपेसिटी एंड टीचर एबिलिटी, टीचिंग स्ट्रेटेजी, लर्नर आउटकम। अप्रेजल के अंदर से असेस कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें ही हम देख लेते हैं। 1900 से शुरू किए हैं और 15 MCQs जो है वो हो चुके हैं। Appraisal is process that involve a systematic examination and judgment based on। अप्रेजल वही चेक करना है, नहीं एज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस डेट इज सिस्टमेटिक, जिसमें हम एग्जामिनेट करते हैं और चेक करते हैं। तो किसको चेक करते हैं? लेंथ ऑफ टाइम, के कितना टाइम है, टीचिंग को चेक करते हैं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को, स्टैंडर्ड को चेक करते हैं। नहीं तो हम इसके अंदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को, स्टैंडर्ड को चेक कर रहे होते हैं, अप्रेजल के अंदर, एवेल्युएशन के अंदर, जजमेंट के अंदर। द सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट क्रिएट्स अ सेट ऑफ, कितने साइकिल के ऊपर मबनी होती है? अब ये मैंने उनसे पूछा था सेल्फ असेसमेंट के ओईसी वालों से, तो उन्होंने 3 बताए थे मुझे। ठीक है, 3 सेट के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। अब मैंने पता नहीं क्या उन्होंने बताए थे, कौन कौन से नाम चीजें बताई थी, अब मुझे खुद याद कोई नहीं है, तो इसको 3 ही बस याद रख लें। हाँ, ये देखे ना, प्रिपरेशन साइकिल, डाटा कलेक्शन, एवोल्यूशन साइकिल, इस तरह दिया हुआ है, देख लीजिए।
An officer will forfeit the right to the consideration of promotion if he decline to proceed on the promotion linked training. जब भी आपकी प्रमोशन होती है ना, तो PLT प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग होती है। तो आपकी जब ट्रेनिंग होती है उसके बाद आपको प्रमोशन मिलती है। और किन सूरतों में कहता है कि कितनी दफा, अगर आप कितनी दफा प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग को आप छोड़ दें, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग को आप लोग जो है वो छोड़ दें या उसको फॉलो ना करें, तो उसके बाद आपको प्रमोशन नहीं दी जाती। ठीक है, 3 दफा, अगर अगर आप 3 दफा प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग नहीं लेते, यानी ये लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था, हमारे दोस्त ने ना प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग जो है ना वो क्योंकि वो ये ना असेसमेंट से टॉपिक है, ठीक है, मैनेजमेंट के हैं, ये रूल्स हैं एजुकेशन के, मैनेजमेंट के लॉज से टॉपिक है, ये MCQs हैं। अच्छा, वो ना उसने प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग जो होती है ना, जो अगले स्केल में जाने के लिए होती है, तो वो गूगल फॉर्म की टेस्ट था, और टेस्ट के बाद में जो है ना वो उनका सबमिट करवाना था। उसने सबमिट तक किया और टाइम खत्म हो गया, और बाद में उन्होंने कहा जी कि आप अपना स्क्रीनशॉट लेके सबूत, इसने इसका लिस्ट में नाम ना आया पास होने के बाद, फिर उन्होंने कहा कि कोई सबूत लेके आए। अब इसने क्या किया कि एक स्क्रीनशॉट किसी और का थोड़ा एडिट करके दे दिया। अगले भी इतने पागल नहीं, उन्होंने कहा कि सर प्रोफेसर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपका नहीं है स्क्रीनशॉट, ये एडिट किया हुआ। तो फिर बाद में मान गया कि ये वजह है जिसकी वजह से मेरा जो है ना वो नहीं हुआ, फिर उन्होंने मौका दे दिया। पर ये 3 से ज्यादा मौके नहीं मिलते, फिर आपको प्रमोशन नहीं मिलती, या कुछ लोगों को टेस्ट फेल हो जाता है, फिर उन दोबारा मौका मिलता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो की बात आप कर रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी भी शख्स का बिहेवियर है, और वो बिहेवियर उस्ताद लिख रहा होता है, और वो बिहेवियर खुफिया होता है, इन स्टूडेंट को भी भनक नहीं होती, स्टूडेंट को भी पता नहीं होता। उस्ताद एनेक्डोटल रिकॉर्डिंग किसी बच्चे का स्कूल में कैसे बिहेव करता है, लड़ाई में क्या होता है, घर से कैसे आता है, इसका एटीट्यूड यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें उस्ताद खुफिया तौर पे लिख के उसकी रिपोर्ट बना रहा होता है कि पढ़ने के। अब ये होती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। फिर एक पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो होता है किसी के अच्छे काम जो है ना उसकी कलेक्शन, यानी कि अच्छा टेस्ट दिया है उसने, वो ये सारी चीजें इकट्ठी करके एक फाइल के अंदर लगाते गए, और वो जो है वो बाद में मतलब पोर्टफोलियो जो है वो जब वो उनकी कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, या वो बच्चा खुद संभाल के रख रहा होता है, जैसे आजकल हमारे कॉलेजों के अंदर भी है कि वो ना रख लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक फाइल बनाई हुई या बच्चों से टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेके उनकी जो है ना वो सारी जो उनके टेस्ट होते हैं ना चेक करके उसके अंदर लगाए रखते हैं। जब बच्चों के दिसंबर टेस्ट, उसके बाद जब दाखिले भेजते हैं, तो दाखिले टीचर जिनके नंबर कम होते हैं उनको दाखिला नहीं भेजते। अब उनके वालिदैन आते हैं, कोई सिफारिशें लेके आते हैं, हमारे बच्चे का दाखिला भेज दें। हम उनको दिखाते हैं कि आपके बच्चे की ये प्रोग्रेस है, अब हमें बताएं कि हम क्या करें। ये आपके बच्चे की प्रोग्रेस ये है कि उसको कुछ नहीं उसने किया, कुछ नहीं आता था, ये इतने मैंने टेस्ट लिया, हर हफ्ते बच्चे ने 0 रहा है, अब मैं कैसे इसका दाखिला भेज दूं। तो वो मतलब एक एक पोर्टफोलियो है, आपके अच्छे कामों का रिकॉर्ड है, आपके रिकॉर्ड जो होता है ना पढ़ाने का, वो पोर्टफोलियो के अंदर आता है। जबकि एनेक्डोटल जो होता है वो आपका खुफिया तौर पे आपके रिकॉर्ड होता है। कॉन्फिडेंशियल कहते हैं वो चीज जो खुफिया रखी जाती है, जो जिसका, यानी मैं कहता हूँ कि आप यार मुझे ये बता दें, मैं कोई आपसे पूछता हूँ कोई राज की बात, यार बता दे, खैर है, मैं इसको कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, ये किसी और को पता नहीं चलेगी, ये आपके और मेरे दरमियान रहेगी। ये नॉन कॉन्फिडेंशियल होता है कि जो किसी को भी मैं बता सकता हूँ, यानी वो खुफिया तौर पे नहीं है किसी के भी हवाले। अच्छा, इसी के हवाले जी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल होगा, और जो पोर्टफोलियो है नॉन कॉन्फिडेंशियल होगा। इरादा यही है 2000 करने का। अब थक गया तो अलग बात है, मैं तो 20 पे थका बैठा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं 200 करने के चक्करों में बेहोश हो जाऊं। ये जो पहले 3 दिन होते हैं ना, ये बहुत थका देने वाले होते हैं, स्पेशली सोमवार मंगल बुध जो है ना, इनका काम बहुत होता है। इस दफा जुमेरात के काम भी बहुत है, दोबारा एक असाइनमेंट आई पड़ी है। अच्छा, द कोटा फॉर वीमेन इन रिक्रूटमेंट, जब ये जॉब्स वगैरह आती हैं तो औरतों का कोटा कितना होता है। ये औरतों का कोटा जॉब के अंदर कितना होता है, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट आती है। जी, इस्लामाबाद वाले मजे में है। नहीं, 15% होता है। कभी गौर से देखा नहीं औरतों का कि फीमेल का कितना कोटा है, तो फीमेल का 15% होता है। ठीक है, फीमेल का
15% कोटा होता है अलग से, कि जहाँ पे मेल फीमेल का मुकाबला फीमेल से ही होता है। इन रिसर्च वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज एज नोन एज, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो डिफरेंट हमारे जो जिस जिस मेंबर से मैं डाटा लेना है वो मेरा क्या है, वहां पे एलिमेंट है, ग्रुप है, डाटा है, फैमिली है। यानी मैं जिस बंदे से डाटा ले रहा हूँ वो मेरा क्या है, वो मेरा एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। जिससे मैं डाटा ले रहा हूँ वो मेरा एक सिंगल एंटिटी, एक पार्टिसिपेंट मेरा एलिमेंट है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल सेमेस्टर इन द BS 4 ईयर प्रोग्राम? ये हम जो BS डिग्री हमने की है, तो एक सेमेस्टर कितने हफ्तों पे मुश्तमिल होता है? नहीं, 16 हफ्तों पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक सेमेस्टर 16 हफ्तों पे मुश्तमिल होता है। 8 हफ्तों के बाद मिड हो गया और 8 हफ्तों के बाद फाइनल हो गया, तो ये 16 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 16 वीक होते हैं एक सेमेस्टर के। एज पर HEC न्यू अंडर ग्रेड पॉलिसी, HEC की नई पॉलिसी के मुताबिक मेजर सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड फ्रॉम द डैश ऑनवर्ड। पहले तो ये बताएं कि HEC की नई पॉलिसी कब आई थी? किसी को नहीं पता होना, क्योंकि मैं कॉलेज का बंदा हूं तो मैं बता सकता हूँ। 25 जुलाई 2023 को, यानी जुलाई 2023 के अंदर जो है वो इन फाल 2023 के अंदर HEC की नई पॉलिसी आई थी। और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये था कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ये पहले जब मैंने BS किया था ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तब हमारे 5वें सेमेस्टर के अंदर जो है वो मेजर सब्जेक्ट शुरू होते थे। पहले 4 सेमेस्टर ऐसे होते थे जैसे BA कर रहे हैं। ठीक है, कोई इतने खास मुश्किल या मेजर सब्जेक्ट नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद जो है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, यानी 2023 के बाद थर्ड सेमेस्टर के अंदर मेजर सब्जेक्ट को शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो मेजर कोर्सेज कब से पढ़ाए जाने लग गए? 2000 जुलाई 25 जुलाई 2023 के बाद जब पॉलिसी आई थी HED की, तो उस थर्ड सेमेस्टर के अंदर मेजर सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए। ओके, the maximum probationary period of a civil servant in case of direct selection shall be for a period of, इस सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ये आपको पक्का पता है कि प्रोबेशन पीरियड कितना होता है जी? जरा बताइए, प्रोबेशन पीरियड एक आम मुलाजिम का कितना होता है? 2 साल होता है। ठीक है, यानी आपका किसी भी जॉब पे जाते हैं तो आपको वहां पे 2 साल एज प्रोबेशन पीरियड, इस दौरान अगर आपकी कंप्लेन होती है तो आपको निकाला जा सकता है। ये वो टाइम होता है कि आप देखना होता है कि इदारा आपसे सेटिस्फाई है कि नहीं सेटिस्फाई, तो ये 2 साल का होता है। फिर मैंने कहीं पे पढ़ा, अगर सम टाइम ऐसे होता है कि 2 साल गुजरने के बाद वो कुछ और टाइम चाह रहे होते हैं, तो उस सूरत के अंदर 2 साल और इजाफा कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम 4 ईयर तक का प्रोबेशन टाइम है, इसके बाद प्रोबेशन टाइम नहीं होगा। वो इम्प्लाइज कंसिडर परमानेंट कंसिडर, यानी मैं परमानेंट हूँ। चूंकि हमारी साइड में प्रैक्टिस नहीं होती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, आप जाए ना, यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी परमानेंट भर्ती हुई है, विजिटिंग वाले की तो कोई नहीं। जो परमानेंट एक मुलाजिम भर्ती हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोफेसर भर्ती हुआ है, उसकी 2 साल का उसका प्रोबेशन पीरियड होगा। और यूनिवर्सिटी के अंदर फिर वहां पे अगर वो 2 सालों के अंदर आपको मजीद टाइम देते हैं तो 2 साल मजीद आपको दे देंगे कि इसके बाद वो 4 साल कर लेंगे। ठीक है, PSC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसकी बात कर रहे हैं। खैर वो एक अलग दुनिया है, उनके अपने रूल होते हैं। तो ये प्रोबेशन पीरियड जो है ना, ये 2 साल का होता है और मैक्सिमम 4 साल का हो जाता है। लेकिन 4 साल वाला मैंने पढ़ा नहीं है, ये मुझे ज्यादा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मेरा अथेंटिक बात कोई नहीं है, इसलिए मैं इसको देखूंगा। और लेकिन 2 ईयर इसका करेक्ट, 2 ईयर लाजमी इसका आंसर है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2 ईयर ही होगा। ठीक है, और मिनिमम चांसेस हैं कि 4 ईयर भी हो सकता है, मैक्सिमम की बात की गई है इस वजह से। ठीक है, आप लोगों भी इसका कोई रूल्स में कहीं पढ़े तो मुझे बताइएगा। गुलरेज साहिब, हैंडशेक नहीं मिलेगा। ठीक है, जो जो करंट सिचुएशन है ना, इस करंट सिचुएशन के अंदर ये कहीं किसी हद तक कह सकते हैं कि नजर आ रहा है, अगर यही लोग हुकूमत में बैठे रहे या अगर मुल्क के मुआशी हालात ऐसे ही रहे, तो उस सूरत के अंदर जो है वो नई जॉब्स नहीं आएंगी।
लेकिन आपको कोई हैंडशेक नहीं दिया जाएगा। ये होता जाएगा कि थोड़ा कंजेस्टेड होते जाएंगे, यानी जैसे तबादले ओपनली ओपन कर दिए जाएंगे, लोग जो है वो अपने नजदीक तरीन जो है वो जगह पे आना शुरू हो जाएंगे, और ऐसा ऐसा करके उनको ना मतलब निकाले, जो लगे हुए हैं उनको नहीं निकालेंगे, बेफिक्र रहें। पर मसला ये है कि जो नए आने वाले हैं ना, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए शायद अभी जैसे देखें अब ये कल का जो इंसिडेंट हुआ है, जो भी इसमें गेम है अल्लाह बेहतर जानता है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, हमारा क्लास का पर्पज नहीं है। अल्लाह ताला हर एक की इज्जतों को महफूज रखे, आसानियां पैदा करें। मैं बीए का टीचर, आज भी बीएस के अंदर लेक्चर था, तो अपनी बेटियों को बहनों को यही समझाया कि हम इस वाशियाना जो है हमारा चल रहा है, जो इंसान इतने वैशी हो चुके हैं, वो अपनी जिबिल्लत, जैसे इंसान की जिबिल्लत कहीं ना कहीं जानवरों वाली है ना, तो जानवर बन चुके हैं। खैर ये तो कोई और गेम लगती है कि इस तरह की जो दबाया जा रहा है, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड आम करता है ना, तो उसको फांसी देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और वैसे इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन में हुकूमत जाए तो पता नहीं क्या कुछ निकल सकता है। खैर वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो जैसे ऐसे जिससे पब्लिक निकली है, बच्चे निकले हैं, इसी तरह अगर बेरोजगार भी बाहर निकले ना, वो भी अपना आके दावा करें। जैसे 3 लाख लोगों ने सीटीआई के ऊपर अप्लाई किया है, और 5 महीने की जॉब है, इसी तरह के एम्प्लॉइज बाहर निकले, ये लोग बाहर निकले तो शायद कोई हुकूमत के ऊपर कोई असर हो। लेकिन अभी वाली तो मैडम वो हमारी जो है वो मिनिस्टर साहब कहती हैं कि मैं किसी का रौब नहीं लेती, कोई जितना कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अल्लाह की लाठी जो है बड़ी बेआवाज है, और वो हर चीज को देख रहा होता है, और वो बेहतर जानता है कि उसने किससे कब क्या लेना है। अगर अल्लाह ने उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है तो शायद हमारे गुनाहों की सजा ही होगी, या हम ये डिजर्व यही करते होंगे कि हमारे हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान हों। तो हम इससे कुछ नहीं कर सकते। हम खुद देखें कि हम क्या सही काम कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं। बहरहाल गुलरेज साहब, बात करने का मकसद ये है कि आप परेशान नहीं हो, आपको गोल्डन हैंडशेक नहीं दिया जाएगा। बस ये है कि जो हमारे नए दोस्त आने वाले हैं, शायद उनके लिए जो है वो मुश्किलात हों। सर हमने तो प्रोबेशन ही पढ़ा है, आर्डर का नहीं पता, क्योंकि हम परमानेंट मुलाजिम होते हैं। प्रोबेशन पीरियड ये कोई टर्म बोली नहीं जाती, बस ये चुप करके रखी जाती है प्रोबेशन पीरियड वाली ना, कि ऐसे ही आपका जो है ना वो है। क्योंकि अगर आपकी कोई इंक्वायरी लगे ना सेक्रेटरी के पास, जैसे यकदम ही कोई आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, और ऊपर फिर वो पूछेंगे हाँ जी आपको कितनी सर्विस हो गई है, तो कहेंगे अभी 1.5 साल हुआ, फिर कहेंगे ये तो अभी जो है प्रोबेशन पीरियड के अंदर है, तो वो आपको वहां से रेस्टिकेट कर सकते हैं आसानी के साथ। अदरवाइज उन्हें पता होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, पैनल कोड के अंदर चले जाएगा, वहां पे मसाइल बनेंगे। अच्छा, डैश शेल प्रोवाइड अ रिकंसाइल्ड मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू हिज हेड ऑफ ऑफिस। शेल प्रोवाइड अ रिकंसाइल, ये मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं ना, यानी आप देखेंगे आपकी ये गवर्नमेंट मुलाजिम के सवाल है कि आपकी जो एक्सपेंडिचर आपकी सारी जो होती है, ये कौन मैनेज कर रहा होता है। डीडीओ पावर, ठीक है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग पावर जो होती है, उसके अकाउंट से सारे खर्चे हो रहे होते हैं। हर इदारे के अंदर होता है, हर जगह डीडीओ होते हैं। तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं डीडीओ पावर वाले, यही उसके सारे फाइनेंस को जो निकल रहे होते हैं, जो इनके अंडर लग रहे होते हैं, इन्हीं से लग रहे होते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट इन टर्म ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन। डेवलपमेंट और क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, तो ये टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है, ठीक है, कि आप टेस्ट को डेवलप करते हैं, उसकी कंसेप्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन, इसकी ऑपरेशन डेफिनेशन जो है वो टेस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है। अंडर द पीडा एक्ट 2006 द competent अथॉरिटी फॉर accused in BPS 19 and above is, जो 19वें स्केल के लोग होते हैं या उससे ऊपर के लोग होते हैं, उनके खिलाफ जो जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पीडा एक्ट लगता है, तो वो कौन उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। सेक्रेटरी करता है, जो उसका उस डिपार्टमेंट का होता है, मिनिस्ट्री करती है, या चीफ सेक्रेटरी करता है, या चीफ मिनिस्टर करती है। जी, यानी जो 19वें स्केल या उससे ऊपर के होते हैं, जब उनके ऊपर पीडा एक्ट लगता है, तो पीडा एक्ट को चीफ सेक्रेटरी देखता है, ठीक है, क्या देखता है, खुद 19वें स्केल का सेक्रेटरी होता है, या सेक्रेटरी 19वें स्केल के बैठे होते हैं, 20वें के बैठे होते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है ना, ये करता है उनकी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर पाकिस्तान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं, हमारा फॉर एग्जाम्पल आप डीसी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे फलां जो ठेका चल रहा है ना, वहां पे सड़क के ऊपर काम हो रहा है, मुझे बताएं कि उसकी कितनी लागत, कितना गवर्नमेंट ने टेंडर दिया है।
किसको टेंडर दिया है, यानी आप, या मुख्तलिफ और डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं। आप आप जो है वो वहां पे बैठे शख्स से आपको, यानी 19A एक आर्टिकल है नाइट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का 19A, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है। वो वो जवाबदेह है कि वो बंदा वो आपको बताए कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे, तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो उस सीट के ऊपर बैठा होता है ना, वो आपको जो है इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है कि वो आपको बताए कि जिस चीज की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यानी कभी आप कहीं पे जाए ना किसी चीज की मालूमात लेने के लिए, तो वो आपको उसकी मालूमात ना दे रहे हो, तो आप उन्हें कहें कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट 19A हमें ये राइट देता है बीइंग ए सिटीजन कि हम आपसे ये मालूमात ले सकते हैं। शायद आपकी तरफ ही हो, मेरी तरफ तो मुझे तो नहीं लग रहा। व्हेन अ टीचर ask the student to do more and push them to do their best he is, जब उस्ताद बच्चे को पुश करता है कि भाई कुछ और करो यार, इससे बेहतर करो, आगे करो, ये मोटिवेशन होता है, ठीक है, मोटिवेशनल होती है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द आर्टिकल प्रोवाइड टू राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन 19A मैंने अभी बताया था आपको। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ लेसन प्लानिंग आर देयर, लेसन प्लान के कितने लेवल होते हैं? 5 लेवल हमने पढ़े थे, जिसमें हमने प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, इस तरह करके थे। अब वो उसके थे, किसने दिए थे ये, भूल रहे हैं। हालांकि मैंने आज और कल के अंदर ना किताब पढ़ी है हर्बर्ट की, हर्बर्ट से। अच्छा, स्टूडेंट असेसमेंट एज पार्ट ऑफ अप्रेजल प्रोसेस फोकस ऑन, स्टूडेंट की जो असेसमेंट होती है किस चीज के ऊपर मबनी होती है, इनके पार्टिसिपेशन पे, एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्किल डेवलपमेंट, इस सारी चीजों के ऊपर जो है वो होती है। एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कैरिड आउट बाय, एक्सटर्नल ऑडिट कौन करता है? ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करते होते हैं, ठीक है। ये मतलब मुख्तलिफ ऑडिटर्स, जो ऑडिट ऑडिटर जनरल के अंडर ही हो रहे होते हैं, तो वो करती हैं जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है। अगर ये DPI इस तरह के बंदे, ये डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, मैनेजमेंट हो गई। द मैक्सिमम प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ ए सिविल सर्वेंट केस ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन शैल बी पीरियड ऑफ 2 year ही लगाएं इसको, ठीक है ना, इसको अभी 2 year ही लगाएं, क्योंकि 4 का मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, और 2 का तो कंफर्म है। द ड्यूरेशन ऑफ मैंडेटरी फील्ड एक्सपीरियंस इंटर्नशिप इन एट लीस्ट, ये हम ये B.Ed के अंदर करवाते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, या आपकी कोई डिग्री BS की चल रही हो तो वहाँ इंटर्नशिप हो रही होती है, तो इंटर्नशिप कितने पीरियड की होती है, कितने हफ्तों की कही जाती है? 6 हफ्तों की इंटर्नशिप होती है, ठीक है, इंटर्नशिप 6 हफ्तों की होती है। ये B.Ed की जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है इसी तरह, और ये 6 हफ्तों करवाई जाती है। डैश इज द स्किल दैट है यूज टू डिस्क्राइब कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल जो होते हैं वो कौन से वेरिएबल होते हैं? कैटेगोरिकल किस में आता है? नॉमिनल, आर्टिकल, इंटर, यानी आपको उसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं, किस में आता है? नॉमिनल में आता है, ठीक है, कैटेगराइज, मुसलमान है, हिंदू है, फलां। डैश इज नेसेसरी पार्ट ऑफ रिसर्च एंड द थीसिस मेंशन बट नॉट इंक्लूडेड रिसर्च प्रपोजल, कौन सा है जो है? चलो बरल ये क्लास एंड, जरा आप जवाब इसका बताएं, मैं पानी पी लूं, तो पानी पी के ना सिर्फ 2 मिनट के बाद क्लास दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है।